नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपना जो चैप्टर चल रहा है वो थर्मोडायनेमिक्स का चल रहा है। आज अपन कार के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कार होता है ना, विज्ञान की भाषा में कार तभी माना जाता है जब अपन किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल की दिशा में क्या है, उसका विस्थापन हो जाता है। तभी उस कंडीशन में उसको अपन कार्य मानेंगे। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है बल लगाया जाता है लगाया जाता है तो वह विस्थापित हो जाती है। तो वह विस्थापित हो जाती है। तो वह विस्थापित हो जाती है। इसे ही विज्ञान की भाषा में कार्य माना जाता है। इसे कार्य कहा जाता है। इसे कार्य कहा जाता है। यदि वस्तु अपनी जगह से नहीं हिलती है, उसमें विस्थापन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कार्य शून्य माना जाता है। यदि मान के चलिए अपन बल लगा रहे हैं और जिस दिशा में वस्तु विस्थापित हो जाए, जिस दिशा में अपन बल लगा रहे हैं, तो वो धनात्मक कार्य कहलाता है। लेकिन अगर मान के चलिए अपन बल किसी दूसरी दिशा में लगा रहे हैं और कार्य क्या है, वो वस्तु क्या है, किसी दूसरी दिशा में विस्थापित होती है, तो उस कंडीशन में जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इसका जो समीकरण है, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, W बराबर F गुणा में D। F गुणा में D। तो कार्य अपन तभी मानेंगे जब वस्तु में क्या है, विस्थापन हो। F यानी कि विस्थापन, और F यानी कि बल, फोर्स, और D का मतलब होता है विस्थापन, यानी कि वो कुछ दूरी तय करे, ठीक है ना, तो उसको अपन कार्य मानते हैं। इसमें यदि जो तंत्र होता है, जो अपन अध्ययन के लिए जो अपन सिस्टम चुनते हैं, ठीक है ना, यदि उस पर कार्य किया जाता है, यदि तंत्र पर कार्य किया जाता है, ठीक है ना, तो वो धनात्मक होता है। और यदि तंत्र से कार्य लिया जाता है या तंत्र के द्वारा कार्य करवाया जाता है, तो वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। तो किसी तंत्र द्वारा, है ना, ये अपन आगे भी समीकरण के द्वारा भी इसको अपन देखेंगे कि ठीक है ना, कब तंत्र पर कार्य किया जाता है तो उस कंडीशन ऑफ फॉर्मूला क्या हो जाता है, और कार्य, है ना, पर कार्य किया जाता है तो कैसे। तो दोनों कंडीशन के फॉर्मूले अपन इसमें अपन देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें ऊष्मा। इसके बाद है ऊष्मा, इसको बोलते हैं अपन हीट। ऊष्मा को अपन हीट बोलते हैं। तो जो पदार्थों में जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा क्या होती है, ये ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो क्या होता है ना, तापों में अंतर के कारण क्या स्थानांतरित होता है। तापों में अंतर के कारण स्थानांतरित होता है। और जो ऊष्मा होती है, ठीक है ना, वो अधिक वस्तु से कम वस्तु की ओर, यानी कि अधिक तापमान से कम तापमान की ओर स्थानांतरित होती है। इसको अपन Q से प्रदर्शित करते हैं। इसको है ना, Q, स्मॉल क्यू से दर्शाया जाता है। इसको स्मॉल क्यू से दर्शाया जाता है। इसके बाद आती है ऊर्जा।
ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो अणु होते हैं उसमें कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, है ना। स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। इसके अलावा बंधन ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो एक अणु में या मॉलिक्यूल में, है ना, अनेक प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है ना। तो जो कार्य करने की क्षमता है उसको अपन ऊर्जा कहते हैं। ये अपन ने कुछ छोटी छोटी सी ये परिभाषाएं अपन ने, है ना, पढ़ी है। इसके बाद अपन गहन गुण और विस्तीर्ण गुण के बारे में भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, जिसको अपन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। यहाँ पे कार्य के कुछ मात्रक हैं जो कि क्या है अपने लिए जरूरी होते हैं, ठीक है ना। तो एक जूल परिवर्तन है कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। एक कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में, एएसआई पद्धति में मात्रक है, ठीक है ना। तो न्यूटन मीटर या जूल भी लिख सकते हैं। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है ना। न्यूटन मीटर और जूल एक ही होता है, ठीक है ना। और ये 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड 2 इनवर्स, ठीक है ना। तो एक कार्य के 2 मात्रक अपन को याद रखना है इसमें, है ना। कार्य का मात्रक जूल भी होता है और अर्ग भी होता है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अर्ग जो मात्रक है ये सीजीएस पद्धति में, और ये क्या है, एसआई पद्धति में मात्रक होता है। इसके बाद अपन को पढ़ना है गहन गुण, या जिनको अपन बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें अपन लिखेंगे किसी निकाय के, किसी निकाय के, निकाय जिसको अपन तंत्र कहते हैं, किसी निकाय के बेगुण, किसी निकाय के बेगुण जो, किसी निकाय के जो किसी निकाय में उपस्थित, किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर, पदार्थ की मात्रा पर, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, गहन गुण कहलाते हैं। गहन गुण, या इनको बोलते हैं अपन विशिष्ट गुण भी बोलते हैं, या जिनको विशिष्ट गुण कहते हैं, विशिष्ट गुण कहते हैं। इन्हीं को अपन विशिष्ट गुण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, एग्जाम्पल ताप, एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके ताप, घनत्व, दाब, ताप, घनत्व, दाब, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, श्यानता, मोलर आयतन, श्यानता, मोलर आयतन, श्यानता, मोलर आयतन, श्यानता, मोलर आयतन, विशिष्ट ऊष्मा। इसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। तो ये इतने सारे ये गहन गुण होते हैं जिनको अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, गहन गुण या फिर
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसमें ताप, घनत्व, दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, मूलर आयतन और विशिष्ट ऊष्मा, इतने सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि कौन से गहन गुण और कौन से विस्तीर्ण गुण होते हैं। अब एक अपन उदाहरण देखेंगे कि इसका आखिर मतलब क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए अपन ने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, एक गिलास में ये अपन ने पानी लिया है, इसमें इसको अपन को गर्म करना है। ठीक है ना। इसको अपन गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। अभी अपन ने एक गिलास पानी लिया है तो इसका टेम्परेचर अपन को बढ़ाना है। तो जैसे ही इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो ये क्या करता है, ये उबलने लगता है, ये उबलने लगता है। लेकिन अब मान के चलिए अपन एक बाल्टी में पानी ले लें, एक बड़ी है ना बाल्टी में अपन बाल्टी भर पानी ले लें। ठीक है। ये अपन ने पानी भर लिया और इसको अपन को क्या करना है, इसको भी अपन को गर्म करना है। इसकी अपेक्षा अपन ने इसमें बहुत सारा पानी लिया है और इसको गर्म करना है। और जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे और जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है ना, जैसे ही इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वो क्या करता है, उबलने लगता है। वो क्या करेगा, उबलने लगेगा। तो इससे अपन को पता चलता है कि ये जो है एक पदार्थ की मात्रा की कितनी मात्रा अपन ने ली है ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप पानी कम लो या ज्यादा लो, उसका टेम्परेचर जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या है, उबलेगा नहीं। ठीक है ना। तो इसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। तो इस तरीके से ये जो इतने भी गुण हैं ये क्या होते हैं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। इसी प्रकार जैसे पृष्ठ तनाव का अपन उदाहरण ले लें तो इसमें पृष्ठ तनाव तो नहीं होगा और इसका भी पृष्ठ तनाव तो नहीं होगा, है ना। तो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है पानी ऊपर एक पतली है ना एक लेयर टाइप की बना लेता है। ठीक है ना। ये उसके पृष्ठ पर है ना जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनके द्वारा एक तनाव लगता है, उसी को ही अपन पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी पृष्ठ तनाव के कारण ही जो मच्छर वगैरह होते हैं उनके अंडे पानी पर तैरते रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन यदि थोड़ा सा यदि अपन उसमें मिट्टी का तेल डाल लें तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है, ये जो अणु जो एक दूसरे को खींचे रहते हैं वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। खींचने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, पानी क्या होता है, पतला हो जाता है। इससे क्या है, उसमें अंडे उसमें डूब जाते हैं। कहने का मतलब उसका पृष्ठ तनाव क्या है, कम हो जाता है मिट्टी का तेल डालने से। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये गहन गुण है जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। इसके बाद अपन को पढ़ना है ना विस्तीर्ण गुण, या जिसको बोलते हैं अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद दूसरा आता है व्यापक गुण, विस्तीर्ण गुण या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें किसी निकाय के वे गुण, किसी निकाय के वे गुण जो किसी निकाय के वे गुण जो किसी निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। विस्तीर्ण गुण या फिर व्यापक गुण कहलाते हैं। व्यापक गुण कहलाते हैं जो कि क्या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें द्रव्यमान।
द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्माधारिता, एंथैल्पी, एंथैल्पी, ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, एंट्रोपी, ये सभी टर्म अभी अपन को पढ़ना है। एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, ये सारी के सारी क्या है, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यदि पदार्थ कम है, ठीक है ना, तो उसका आयतन भी कम होता है। यदि पदार्थ अपन ने ज्यादा ले लिया, जैसे पानी है, पानी अगर अपन ने ज्यादा ले लिया, ठीक है ना, तो उसका आयतन ज्यादा होगा। यदि पानी अपन ने कम मात्रा में लिया है तो उसका आयतन कम होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, टोटल ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको ये व्यापक गुण, ठीक है ना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये भी सभी अपन को याद रखना है कि द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्माधारिता, एंट्रोपी और मुक्त ऊर्जा, ये सभी के सभी क्या है, ये व्यापक गुण होते हैं। इन चीजों से अपन परिचित है, आंतरिक ऊर्जा से परिचित नहीं है, वो अपन पढ़ेंगे अभी आंतरिक ऊर्जा के बारे में, एंथैल्पी, ठीक है ना, एंट्रोपी और मुक्त ऊर्जा, ये सभी के बारे में अपन, है ना, डिटेल से पढ़ेंगे। और इनके जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो भी अपन सब देखेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे तंत्र की अवस्था। अगला जो टॉपिक है वो है तंत्र की अवस्था। तंत्र की अवस्था, तंत्र की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ सिस्टम। तो किसी तंत्र की जो अवस्था है ना, बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, जो किसी तंत्र है, ठीक है ना, उसको अस्तित्व में बनाए रखने के लिए अपन को ऐसी परिस्थितियां जिससे उसके जो सारी स्थूल गुण है, ठीक है, वो क्या है, अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। तो किसी तंत्र को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए ऐसी परिस्थितियां जिसमें तंत्र के स्थूल गुण निश्चित रहें, ठीक है ना। तो इसमें अपन लिखेंगे किसी तंत्र की किसी तंत्र की किसी तंत्र को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए, किसी तंत्र को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए, किसी तंत्र को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाए रखने के लिए, ऐसी परिस्थितियां जिसमें तंत्र के स्थूल गुण, ऐसी परिस्थितियां जिसमें तंत्र के स्थूल गुण निश्चित रहें, स्थूल गुण निश्चित रहें, तंत्र की अवस्था कहलाती है, तंत्र की अवस्था कहलाती है, निश्चित रहें, तंत्र की अवस्था, तंत्र की अवस्था कहलाती है, तंत्र की अवस्था कहलाती है। जैसे इसमें थोड़ा भी अपन चेंज करते हैं या स्थूल गुण, उसके कोई एक भी स्थूल गुण यदि बदल जाता है तो तंत्र की क्या है, अवस्था भी बदल जाती है। जैसे अपन पानी लें, पानी को यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है तो वो क्या है, द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही अपन उसका जो टेम्परेचर है कम कर दें या बढ़ा दें, ठीक है ना, उसका जो टेम्परेचर है अपन कम कर दें या फिर अपन बढ़ा दें, तो उसकी जो अवस्था है वो भी क्या है, बदल जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी अवस्था भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है ना। इसी को अपन तंत्र की अवस्था कहते हैं।
अब बात आती है कि स्थूल गुण कौन होते हैं, तो ताप है, आयतन है, दाब है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके स्थूल गुण होते हैं। तो तापमान है, यदि अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, ठीक है ना, तो पानी क्या है, नॉर्मल रहता है। जैसे ही उसका टेम्परेचर अपन बढ़ा देंगे तो वो क्या है, गैस अवस्था में आ जाएगा। यदि उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो क्या है, पानी ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको अपन तंत्र की अवस्था कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका अवस्था फलन और पथ फलन का। अवस्था फलन और स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट फंक्शन इसको अपन बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, इसको बोलते हैं अपन पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। अवस्था फलन अपन देख लेते पहले। तो अवस्था फलन ऐसे फलन होते हैं या ऊष्मागतिकी के ऐसे पैरामीटर होते हैं जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करते हैं। इनको बीच की अवस्था से कोई मतलब नहीं होता, ये केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर होते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे ऊष्मागतिकी के ऐसे पैरामीटर जो जो केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर होते हैं। तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना, तो जो ऐसे किसी तंत्र के या निकाय के है ना ऐसे पैरामीटर या ऊष्मागतिकी के ऐसे पैरामीटर जो तंत्र की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, इनके बीच की अवस्था पे इनमें कोई है ना इनमें प्रभाव नहीं पड़ता है, इनको कोई मतलब नहीं होता है। इसके अलावा ऊष्मागतिकी के ऐसे प्राचल जो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था से जो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक चलते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसे अवस्था फलन होते हैं जिनके मान है ना पथ पर निर्भर करते हैं, जो पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आता है। जो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक आता है, अर्थात ये पथ पर या रास्ते पर निर्भर करते हैं, अर्थात ये पथ पर निर्भर करते हैं। तो इसमें केवल एग्जाम्पल में इसमें केवल दो चीजें आती हैं। ठीक है, इसमें केवल दो ही आएंगे जो कि क्या है, पथ फलन होते हैं। इनके दो के अलावा बाकी जितने आएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें दो ही आएंगे, ऊष्मा और कार्य। इसमें दो ही चीजें आती हैं, ऊष्मा और कार्य।
इन दो के अलावा जितने भी है ना पैरामीटर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, है ना, अवस्था फलन होते हैं। केवल इन दोनों को छोड़ करके ऊष्मा और कार्य, ये दोनों के दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, ठीक है ना, और ये पथ पर निर्भर करते हैं। कार्य है, ठीक है, उदाहरण अपन कार्य देख ले तो उसमें जितना विस्थापन, जैसा विस्थापन होता है तो वैसे ही, ठीक है ना, ये पदार्थ की अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर नहीं करते। कि मान के चलिए कोई वस्तु ने अपन ने चलना शुरू किया तो उसके शुरू और लास्ट की अवस्था केवल अपन देख लें, तो ऐसा नहीं है। वहां जहां से उसने चलना शुरू किया है, ठीक है ना, तो चलते चलते जहां तक वो पहुंच जाती है तो पूरा रास्ता अपन को देखना पड़ता है उसमें, तभी जाके इनको अपन निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चाहे जितना लंबा रास्ता हो चाहे छोटा रास्ता हो, उससे कोई मतलब नहीं। इसमें तो केवल इसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था को देख लिया जाता है और उसको अपन निर्धारित करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं, इसमें एग्जाम्पल आएंगे आपके एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, दाब, ताप, मुक्त ऊर्जा, ताप, दाब, मुक्त ऊर्जा, ताप, दाब, आयतन, आयतन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे अवस्था फलन होते हैं, ठीक है ना। जो पदार्थ की क्या है, अवस्था पर निर्भर करते हैं, प्रारंभिक और अंतिम। और इसमें क्या है, पूरी अवस्था ली जाती है कि जहां से वो स्टार्ट हुआ है ना, तो और जहां उसका अंत होता है, तो पूरा रास्ता इसमें लिया जाता है, ठीक है ना। तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। इन दोनों को अपन को याद रखना है। जैसे अपन इसको याद रखेंगे तो ये भी अपन को ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इन दोनों के अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या है, आपके अवस्था फलन, ठीक है ना, या स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप जब अपन ने, है ना, काफ़ी पॉइंट, है ना, कवर किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जब अपन क्लास लेंगे तो उसमें अपन आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आंतरिक ऊर्जा का पूरा डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।